इस कहानी में कुछ नाम बदले गए हैं, आप उन्हें नज़रअंदाज करते हुए कहानी का मजा ले। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना, इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। आर्यन शर्मा ने उन कागज़ों को घूरकर देखा जो आर्या ने उन्हें दिए थे। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तलाक का समझौता। बहुत खूब। जाहिर तौर पर वह पूरी तरह से तैयार थी। तो पहले अर्जुन के बगल में जो नकाबपोश लड़की खड़ी थी वह वाकई आर्या थी। वे आधे महीने की छुट्टी पर थे और वापस आते ही उस तलाक का समझौता देने की हिम्मत की। साफ है, ये सब पहले से तय था। आर्या, इतनी जल्दी क्यों है? क्या अर्जुन ने तुम्हें कुछ खिला दिया है या क्या? वापस आते ही तुम तलाक के लिए अर्जी दे रही हो? आर्या को उनकी बात पर हंसी आ गई। क्या वह खुद इतने अधीर नहीं थे? देर रात तक सिर्फ इसलिए जागते थे ताकि उनके बीच सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। अब जब वह उन्हें वही दे रही है जो वह चाहते हैं, तो वह उसे और अर्जुन को हर चीज़ के लिए दोषी ठहराने की हिम्मत कर रहे हैं। जब वह अभी भी शादी में थे तो सबसे पहले शालिनी के साथ किसने शुरुआत की थी? अब वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उसी ने उनके साथ धोखा किया हो। उफ, पुरुष हमेशा की तरह वे जिम्मेदारी से भागने में माहिर होते हैं। इससे उन्हें रात में शांति से सोने को मिलता है, ये सोचकर कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है ना। अगर ऐसा है तो वह उन्हें यही महसूस कराएगी। अगर वह खुद को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है तो वह उदार होंगी। जानबूझकर अर्जुन की बांह पकड़ते हुए आर्या ने कहा, मिस्टर शर्मा, मैं आपको बताना भूल गई, मैं अर्जुन से 15 साल पहले मिली थी। वह उस समय मेरे भाई अर्जुन थे। हम जैसे ही दोबारा मिले हमें एक दूसरे से लगाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे ये किस्मत है। अगर हमें वह मिल गया है जिसके लिए हम बने हैं, तो जितनी जल्दी हो सके सब कुछ सुलझा लेना हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो मिस्टर शर्मा, समझौते पर दस्तखत कर दीजिए और हम बिना किसी बंधन के अलग हो जाएंगे। बिना किसी बंधन के अलग हो जाएंगे, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी शादी तुम्हारे लिए इतनी महत्वहीन थी। लेकिन आर्या, तुम मुझसे, आर्यन शर्मा से, ऐसे ही छुटकारा नहीं पा सकती हो। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो किसी वकील से मुझसे बात करने के लिए कहो। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन शर्मा ने समझौते को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। आर्या गुस्से में थी। आर्यन शर्मा, तुम? मुंह खोलकर बोलने के लिए अर्जुन ने कहा, अध्यक्ष शर्मा, इतने नखरे क्यों कर रहे हैं? आर्या पहले ही समझौता कर रही है, आप इतने अनुचित क्यों हो रहे हैं? आखिरकार आर्यन शर्मा का ध्यान अर्जुन पर गया। उनकी आवाज़ बेरहमी से ठंडी थी। मेरी पत्नी और मेरे बीच क्या होता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, अर्जुन। अगर तुम उसे मुझसे चुराने की सोच रहे हो तो तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। आर्या वाकई नाराज थी और थोड़ी दुखी भी, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने कहा। आर्यन शर्मा अपनी गलती होने के बाद भी मासूम होने का दिखावा कर रहे थे। क्या ये वही नतीजा नहीं था जो वह चाहते थे? उन्हें और क्या चाहिए? एक वकील को लाना है? क्या मजाक है? क्या उन्हें डर नहीं है कि शादी के दौरान शालिनी के साथ उनका संबंध उजागर हो जाएगा? लेकिन आर्या समझ सकती थी। यह इसलिए था क्योंकि उसने पहले तलाक का प्रस्ताव रखा और बड़े सीईओ के अहंकार को चोट पहुंचाई। क्या वह इतने अहंकारी थे कि उन्हें अलग होने के अधिकार को भी नियंत्रित करना था? क्या उसे, आर्या को, ये छोटा सा अधिकार भी नहीं था और वह उसे साफ सुथरे ढंग से अलग होने की थोड़ी सी गरिमा भी नहीं छोड़ेंगे? ठंडी आवाज में आर्या ने भी कहा, मिस्टर शर्मा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं एक वकील से आपसे बात करने के लिए कहूंगी। कुछ ही जोड़ी आंखें पहले ही उनकी ओर मुड़ चुकी थीं। आर्या और अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अर्जुन से कहा, चलो चलें। आर्या और अर्जुन एक साथ हवाई अड्डे से निकल गए। उनकी आकृति को दूर जाते हुए देखकर आर्यन शर्मा लंबे समय तक उसी जगह पर खड़े रहे। उनकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में कस रही थीं। वह इन 10 दिनों में हर जगह उसे ढूंढ रहे थे। हर दिन उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जांच की और इतनी मेहनत के बाद वह आर्या के वापस लौटने का कार्यक्रम पता लगाने में कामयाब रहे। 4 घंटे पहले वह यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। आर्यन शर्मा ने अनुमान लगाया कि चूंकि उसने उसे लेक बे में देखा था तो उसे कुछ गलतफहमी हुई होगी। वह जल्द से जल्द उसे समझाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह शुरू भी कर पाते उसने उन्हें तलाक का समझौता दे दिया।
हर बार जब वह इस बात के बारे में सोचते थे कि इन दिनों उसने एक और आदमी के साथ दिन रात बिताए थे, तो आर्यन शर्मा को पहली बार मारने की एक हिंसक इच्छा महसूस हुई। ये भी पढ़ें, एक करोड़पति महिला ने दिखाया कि वह हर हफ्ते 14,40,000 रुपये कैसे कमाती है। BTCI अध्याय 124। जब पुरुष ईर्ष्या करते हैं तो वे कितने अपरिपक्व हो जाते हैं। वीरेंद्र सिंह उसे दिलासा देने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन वह जाहिर तौर पर उसके दुर्भाग्य से खुश हो रहे थे। आर्यन शर्मा ने सिर घुमाकर बेपरवाही से कहा, जब मैं पहली बार आया था तो मैंने एक लड़की को आयातित शराब बेचते हुए देखा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह वर्मा की सबसे छोटी बहन होनी चाहिए। ये सुनकर वीरेंद्र सिंह का चेहरा तुरंत बदल गया। तुमने इसे पहले ही देख लिया था, मुझे अभी क्यों बता रहे हो? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वह खड़ा हो गया और अपना कोट पकड़ लिया। खुद से धमकी भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए बाहर की ओर चला। तुम शैतान लड़की, मुझे तुम्हें ऐसी जगहों पर घूमते हुए मत पकड़ने देना, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अमन गुप्ता मन ही मन हंस रहा था। कितना पाखंडी है। उसने दावा किया कि उसे अपने गृहनगर की गांव की लड़कियां पसंद नहीं हैं, लेकिन उसके काम कुछ और ही कहते हैं। मुझे यकीन है कि वे पहले ही साथ सो चुके हैं। समीर ने बगल से उत्सुकता से पूछा, दूसरे भाई, क्या भाभी शालिनी को अभी तक आपकी शादी के बारे में पता चल है? अगर उसे पता होता तो वह सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव क्यों रखती? अमन गुप्ता ने भी सुझाव दिया, शालिनी काफी तेज तर्रार है। अगर उसे तुम्हारी शादी के बारे में पता चल जाता तो वह शायद उस लड़की को चीर डालती। अब जब उस लड़की ने तलाक का प्रस्ताव रखा है तो तुम्हारे लिए चुपचाप सब कुछ जाने देना सबसे अच्छा होगा। वैसे भी वह बस तुम्हारे साथ खेल रही है। आर्यन शर्मा ने उसे ठंडी नज़र से देखा। चल हट। मासूमियत का ढोंग करते हुए अमन गुप्ता हैरान था कि जब उसके अपने घर में आग लगी थी तो युवा मालिक शर्मा उस पर क्यों भड़क रहे थे। विनय मल्होत्रा ने हस्तक्षेप किया, तुम दोनों को चले जाना चाहिए, मैं उससे बात करूंगा। तनाव महसूस करते हुए अमन गुप्ता ने तय किया कि ज्यादा देर तक रुकना सबसे अच्छा नहीं है। जल्द ही कमरे में केवल आर्यन शर्मा और विनय मल्होत्रा बचे थे। विनय मल्होत्रा ने 2 गिलास शराब डाली, एक उसे दिया और कहा, मैंने अर्जुन के क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड की जांच की है। उन्होंने यूरोप की अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग कमरे बुक किए थे, जो ये साबित करता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। और अर्जुन के आवारा चेहरे के बावजूद वह अभी भी कुछ हद तक सज्जन है। अब जब उसे पता चल गया है कि आर्या तुम्हारी पत्नी है तो उसे कोई भी अपमानजनक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आर्या को मुझसे तलाक के लिए उकसाना और यहाँ तक कि तलाक का समझौता भी तैयार करवाना, क्या ये पर्याप्त अपमानजनक नहीं है? मुझे शक है कि इसमें अर्जुन का हाथ था। अगर उसने फिर से दखल देने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह मनोरंजन उद्योग में अपना जीवन यापन न कर सके। आर्यन शर्मा के बचकाने शब्द केवल तब बाहर आए जब वह विनय मल्होत्रा से बात कर रहे थे। विनय मल्होत्रा मुस्कुराया, युवा मालिक शर्मा, आप जैसे सम्मानित व्यक्ति का निजी बदला लेना वाकई शोभा नहीं देता, लेकिन आप पूरी तरह से अर्जुन को दोषी नहीं ठहरा सकते। आर्या ने झील किनारे प्रस्ताव का दृश्य देखा होगा, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने तलाक के लिए अर्जी दी। किसी के लिए भी आप शालिनी को आर्या के बजाय चुनेंगे? ये संभव है कि आर्या का दिल टूट गया हो। आर्यन शर्मा ने उपहास किया, दिल टूट गया? मुझे लगता है कि वह बल्कि खुश है, उसे जाने की बिल्कुल परवाह नहीं है। इस महिला में बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। विनय मल्होत्रा खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। जब एक आदमी ईर्ष्या करता है तो उसकी बचकानी हरकतें एक महिला की बचकानी हरकतों के बराबर होती हैं, खासकर उनके सामने वाला, जो आमतौर पर शांत और भावहीन युवा मालिक शर्मा होते हैं। सारी सलाह व्यर्थ लग रही थी। आखिरकार युवा मालिक शर्मा, जो 20 साल से अधिक समय से जीवन में आसानी से आगे बढ़ रहे थे, आखिरकार उन्हें प्यार में अपना मुकाबला मिल गया है। ऐसा लगता है जैसे उनके सावधानीपूर्वक गणना किए गए जीवन पथ में एक मामूली विचलन आया है, और इस बिंदु पर विनय मल्होत्रा को यकीन नहीं है कि आर्या का विचलन आर्यन शर्मा पर कितना बड़ा प्रभाव लाएगा। लेकिन यह उनकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा लगता है। जैसे ही वह कमरे से निकलने वाले थे, विनय मल्होत्रा ने शुरू किया, पूरी रात आपने कभी शालिनी की खैरियत के बारे में नहीं पूछा। आप दोनों सालों से बचपन के दोस्त हैं और आपका उसे सार्वजनिक रूप से ठोक कराना वाकई उसका दिल तोड़ चुका है। हालांकि मैंने प्रस्ताव के बारे में सभी खबरों को दबाने में कामयाबी हासिल की है, फिर भी कुछ छोटे मीडिया आउटलेट्स ने वीडियो का पहला हिस्सा जारी कर दिया है, जिससे जनता की भावनाएं भड़क गई हैं। इसने केवल शालिनी को और अधिक चोट पहुंचाई है। जब आर्यन शर्मा ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो वह अपने दिल में इस मुद्दे से जूझ रही थी। एक ऐसा पुरुष जिसके वह जीवन भर करीब नहीं हो सकती थी, उसे घबराहट महसूस करा रहा था। यहाँ तक कि उसे लगा कि आर्यन शर्मा को उनके रिश्ते के लिए गहरी भावनाएं नहीं हैं। जैसा कि उसके भाई ने कहा, प्रस्ताव बस एक आदत था बड़ी जो एक पुरुष करता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है। एक हॉलीवुड निर्देशक से मिले प्रस्ताव का सामना करते हुए शालिनी ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल किया।
वास्तव में वह आर्यन शर्मा के साथ इस मुद्दे पर एक गंभीर चर्चा करना चाहती थी, क्योंकि यह उसके लिए किसी भी तरह से कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह देश वापस आएगी और पता चलेगा कि आर्यन शर्मा की पहले से ही शादी हो चुकी है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन शर्मा जैसा व्यक्ति, जिसे इतनी तीव्र रोगाणुभय गमफोबिया है, अन्य महिलाओं के संपर्क में कैसे आ सकता है। भले ही उन्होंने शादी कर ली हो, ये केवल एक औपचारिकता होगी। फिर भी इस बात ने उसे सच में चौंका दिया। जब उसने खबर सुनी तो शालिनी को पहली बार लगा कि आर्यन शर्मा की दूसरी लड़की के लिए भावनाएं उतनी नहीं हो सकती हैं जितनी उसने कल्पना की थी। कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी उसे व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने की आवश्यकता है। शालिनी ने अचानक बोलना शुरू किया, भाई, मैंने सुना है कि वह लड़की आपकी नई फिल्म में मुख्य अभिनेत्री है। वह भी एक विश्वविद्यालय में शूटिंग कर रही है। उद्धरण चिन्ह। विनय मल्होत्रा ने माथे पर बल डाला, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? शालिनी ने कहा, मेरे लिए एक अतिथि भूमिका का इंतजाम करो, मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। उसे एक चीज़ की पुष्टि करने के लिए जाना ही होगा। विनय मल्होत्रा ने तुरंत इनकार कर दिया, जिद मत करो, आर्या एक अच्छी लड़की है, तुम उसे परेशान नहीं कर सकती। वह अपनी बहन के चरित्र को सबसे अच्छी तरह से समझते थे। हालांकि शालिनी ने विनय मल्होत्रा का हाथ पकड़ा और जैसे वे छोटे थे उसे अपने चेहरे पर रख दिया। एक मोहक और भावुक लहजे में उसने कहा, भाई दुनिया में केवल आप ही मेरे लिए सबसे दयालु हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। मैं बस व्यक्तिगत रूप से यह पता लगाना चाहती हूं कि आर्यन ने उसे क्यों चुना। एक विश्वविद्यालय। आधे महीने बाद आज फिर से शूटिंग शुरू हुई। जुलाई की चिलचिलाती गर्मी। शूटिंग शुरू होने से पहले कुछ युवा अभिनेत्रियां एक साथ गपशप कर रही थीं। सपना ने आर्या से कहा, क्या तुमने सुना? किमी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री की आखिरकार पुष्टि हो गई है। ये चौंकाने वाली बात है कि यह शालिनी है। जब मैं अभी निर्देशक से मिलने गई तो मैंने शालिनी के एजेंट को निर्देशक के साथ बात करते हुए देखा। उन्होंने कहा कि शालिनी आज टीम में शामिल होगी और वह केवल 3 दिनों के लिए ही रुक सकती है। किमी का किरदार पुरुष नायक क्षितिज की बड़ी बहन है। किताब में उसके चरित्र को अद्वितीय लालित्य वाली एक प्रतिष्ठित परिवार की अहंकारी महिला के रूप में वर्णित किया गया है। किमी के कुछ ही दृश्य हैं, कुल मिलाकर केवल 3, लेकिन वे पूरी कहानी को मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह एक अनिवार्य चरित्र है। चरित्र की विशिष्ट विशेषताओं के कारण एक उपयुक्त अभिनेत्री अभी तक नहीं मिली थी। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि शालिनी एक अतिथि भूमिका निभा रही थी। ये सच है कि शालिनी का चरित्र किमी से लगभग 100% मेल खाता है। लेकिन शालिनी बहुत बड़ी स्टार थी। इतने सालों में उसने केवल फिल्मों में अभिनय किया और यहाँ तक कि टीवी धारावाहिकों की शूटिंग को भी तुच्छ माना। एक अतिथि भूमिका निभान एक ही तो बात ही छोड़ दें। शालिनी का नाम विश्राम कक्ष में फैल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि निर्माण टीम एक सुपरस्टार को आमंत्रित कर सकती है। वे वाकई बहुत पैसा खर्च करने को तैयार हैं। मैंने सुना है कि वह एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 8 अंकों की फीस लेती है। उसके हमारे साथ जुड़ने से रेटिंग निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी। आप लोग जो नहीं जानते हैं वह ये है कि सिंड्रेला के निर्माता विनय मल्होत्रा हैं। चूंकि वह और शालिनी भाई बहन हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने भाई के शो का समर्थन करने आ रही है। मिस्टर विनय हर साल कई नाटकों में निवेश करते हैं। मैंने इससे पहले कभी मिस शालिनी को उनके प्रस्तुतियों का समर्थन करते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नाटक के छिपे हुए बॉस सत्यनारायण के अध्यक्ष आर्यन शर्मा हैं। क्या तुमने सुना है? शालिनी ने वास्तव में आर्यन शर्मा को शादी के लिए प्रपोज किया था और वे शायद जल्द ही शादी करने वाले हैं। मैंने भी यह खबर पहले देखी थी, लेकिन इसे उनकी पीआर टीम ने दबा दिया था। आखिरकार यह एक सुपरस्टार की गोपनीयता से संबंधित है। हालांकि मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है, ये देखते हुए कि सुपरस्टार अब हॉलीवुड में प्रवेश करने के अपने महत्वपूर्ण क्षण में है और अचानक शादी कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह शादी से पहले गर्भवती हो? कहना मुश्किल है, लेकिन मनोरंजन उद्योग के बड़े सितारों में कौन पहले बस में चढ़ने और बाद में टिकट खरीदने का दोषी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 127। पहली आमने सामने की मुठभेड़। आर्या, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? सपना ने आर्या का हाथ हिलाते हुए पूछा। आर्या कुछ देर से सोच में डूबी हुई थी। शालिनी सेट पर आ रही है। क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है? नाम लिया और शैतान हाजिर। इसी पल लाउंज का दरवाज़ा खुलता है। लोगों की भीड़ तुरंत दरवाजे पर दिखाई देती है। कुछ सहायक अंदर आते हैं, मेकअप रूम में विभिन्न सामान अंदर लाते हुए। फिर निर्देशक और शालिनी आती हैं। जब वे शालिनी को देखते हैं तो हर किसी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वे घूरते रह जाते हैं। वह वाकई एक बहुत ही खूबसूरत महिला है और बड़े पर्दे से भी ज़्यादा मनमोहक लग रही है। हर कोई हर रोज़ मनोरंजन जगत में डूबा रहता है, लेकिन शालिनी जैसे स्टार को देखना दुर्लभ है।
निर्देशक हर किसी को गर्मजोशी से परिचय कराते हैं। शालिनी आज हमारी सिंड्रेला टीम में शामिल हुई हैं, आप सभी को उनसे सीखना चाहिए। हर कोई तुरंत उन्हें घेर लेता है। रोशनी सबसे ज्यादा उत्सुक है, सामने की ओर दौड़ती है और कहती है, शालिनी दीदी, मैं रोशनी हूँ, अमरनाथ की बेटी, आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मुझे आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जैसे ही रोशनी बोलती है, बाकी सभी भी तारीफों और प्रशंसाओं के साथ बोलना शुरू कर देते हैं। शालिनी दूसरी ओर उदासीन दिखती है, जाहिर तौर पर प्रभावित नहीं है। वह कमरे में चारों ओर देखती है और आखिरकार उसकी नज़र आर्या पर पड़ती है, जो अभी भी लाउंज की कुर्सी पर बैठी है। हर कोई उत्सुकता से शालिनी को घेरे हुए है, केवल आर्या ही अपनी जगह से नहीं हिली है। सपना शालिनी की ठंडी नज़र को देखती है, डरती है कि कहीं वह उसका अनादर करके उसे नाराज न कर दे। सपना जल्दी से आर्या को याद दिलाती है, आर्या जल्दी उठो और शालिनी दीदी को नमस्ते कहो। आर्या खड़ी हो जाती है, लेकिन केवल इतना ही कहती है, नमस्ते शालिनी दीदी। शालिनी बस उसे एक ठंडी नज़र डालती है और जवाब नहीं देती है। वह निर्देशक की ओर मुड़ती है और कहती है, मुझे एक अलग आराम करने का कमरा दीजिए, यहाँ बहुत शोर है। निर्देशक कहते हैं, बेशक। हालांकि बगल का कमरा छोटा है, लेकिन उसका माहौल अच्छा है। शालिनी दीदी, हम इसे आपके मेकअप रूम के रूप में अस्थायी रूप से इस्तेमाल करेंगे। शालिनी के जाने के बाद भी हर कोई अभी भी विस्मय में है। उनकी उपस्थिति इतनी मजबूत है कि जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं लगभग बोलने से डर गई थी। ये बहुत अनुचित है। कुछ लोग ऐसे चेहरों के साथ पैदा होते हैं जो स्क्रीन पर रहने के लिए होते हैं। शालिनी दीदी का चेहरा मनोरंजन जगत में शीर्ष पर होना चाहिए, यहाँ तक कि उनका ठंडा व्यवहार भी अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। लेकिन शालिनी दीदी दुखी क्यों लग रही थीं? रोशनी कहती है, यह इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी आखिरी मुख्य भूमिका का फायदा उठाते हुए जब शालिनी दीदी आई तो उन्हें नमस्ते भी नहीं कहा। क्या वह उम्मीद कर रही थी कि शालिनी दीदी उसे पहले से नमस्ते कहेंगी? उसे मनोरंजन जगत में अपनी जगह पता होनी चाहिए। रोशनी जाहिर तौर पर आर्या को नीचा दिखा रही थी। दोनों बहनों के बीच असहमति टीम के भीतर अच्छी तरह से जानी जाती है। हालांकि शर्मा परिवार के जटिल पारिवारिक संबंधों को देखते हुए कोई भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता है। हर कोई अपने अपने मेकअप स्टेशनों पर लौट आता है, ये देखकर कि कोई भी उसका पक्ष नहीं ले रहा है, और आर्या बेपरवाह रहती है। रोशनी गुस्से से बाहर निकल जाती है। सपना धीरे से पूछती है, आर्या, ये सब क्या था? क्या तुम शालिनी दीदी को पहले से जानती थी? उद्धरण चिन्ह। आर्या का व्यवहार सामान्य से कहीं ज्यादा असामान्य था। जब भी कोई नए सदस्य टीम में शामिल होते थे, चाहे वे अनुभवी हों या नौसिखिया, आर्या हमेशा मिलनसार और उत्साहित रहती थी। आर्या जबरदस्ती मुस्कुराती है, मैं ठीक हूँ, बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शूटिंग के दौरान निर्देशक ने मौके पर ही दृश्यों में बदलाव की घोषणा की। चूंकि शालिनी के पास सेट पर केवल 3 दिन हैं, इसलिए उन्हें अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता दी जानी थी। निर्देशक उनके दृश्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। दिन का दृश्य किमी और अहाना के बीच एक आमना सामना है। ये भी पढ़ें, एक करोड़पति महिला ने दिखाया कि वह हर हफ्ते 14,40,000 रुपये कैसे कमाती है। CCTV BTCI अध्याय 128 शालिनी की मुश्किलें। कहानी का सार, शर्मा परिवार के विरोध का सामना करते हुए श्रीमती शर्मा, जो लंबे समय से विदेश में रह रही हैं, अपनी बेटी किमी और अपने छोटे भाई क्षितिज को अमेरिका में रहने के लिए भेजती हैं। आज फिल्माए जा रहे दृश्य में किमी, जो कार चला रही है, अपने छोटे भाई क्षितिज के साथ निकल जाती है, जिसे नशा दिया गया है और अब वह सो रहा है, जबकि अहाना कार का पीछा करती हुई उसके पीछे दौड़ती है। इस दृश्य को चित्रित करना मुश्किल नहीं है। हालांकि इस खंड की सेटिंग क्रिसमस के दौरान की है। यह एक सर्दियों की शूटिंग का दृश्य है। पटकथा में सीधे तौर पर कहा गया है कि अहाना एक भारी डाउन जैकेट पहनती है। समस्या यह है कि यह गर्मियों का समय है, जुलाई के अंत में गर्मी चरम पर है। हालांकि कोई विकल्प नहीं है, यह एक पेशेवर अभिनेता होने की बुनियादी योग्यता है। जैसे ही उसने डाउन जैकेट पहनी, आर्या को ऐसा लगा जैसे उसे एक बड़ी भट्टी में डाल दिया गया हो। निर्देशक जानते थे कि यह एक मुश्किल दृश्य होने वाला है। शूटिंग से पहले निर्देशक ने कहा, यह दृश्य कठिन नहीं है आर्या, बस एक अच्छा प्रदर्शन दो, एक टेक काफी होना चाहिए। शूटिंग शुरू हुई। किमी कार शुरू करती है जबकि क्षितिज पिछली सीट पर लेटा हुआ है। कार में एयर कंडीशनिंग है, इसलिए उनकी स्थिति बहुत चिंताजनक नहीं है। कार चलने लगती है और फिल्मांकन उपकरण भी ट्रैक पर साथ साथ चलते हैं। अहाना कार का पीछा करना शुरू कर देती है। कुछ ही कदम दौड़ने के बाद आर्या को अपनी पीठ पर पसीना बहता हुआ महसूस होने लगा। इस बिंदु पर निर्देशक ने मेगाफोन से कर चिल्लाया। शूटिंग रुक गई। निर्देशक ने पुकारा, शालिनी, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रही हो, धीरे करो, चलो फिर से शुरू करते हैं। फिर उन्होंने दूसरा टेक फिल्माना शुरू किया।
थोड़ी देर बाद निर्देशक फिर से कर चिल्लाया, शालिनी तुम बहुत धीरे गाड़ी चला रही हो, तेज हो, फिर से शुरू करो। फिर तीसरा टेक, कट, एक स्थिर गति बनाए रखो शालिनी, अचानक ब्रेक मत लगाओ। यह 1 दर्जन से अधिक टेक तक चलता रहा, जिनमें से कोई भी पास करने योग्य नहीं था। इस बिंदु पर आर्या इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगी। निर्देशक ने आराम के लिए कहा। आर्या ने जल्दी से अपनी डाउन जैकेट उतार दी। उसका पूरा शरीर भीग गया था और उसकी कमीज लगभग पारदर्शी रूप से उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी। निर्देशक दृश्य पर चर्चा करने के लिए आए। शालिनी तुम आज ठीक नहीं लग रही हो, क्या हमें किसी दूसरे दृश्य में बदल देना चाहिए? शालिनी ने जवाब दिया, मुझे माफ करना निर्देशक, वास्तव में मैं अपने दैनिक जीवन में ज्यादा गाड़ी नहीं चलाती, इसलिए मेरे ड्राइविंग कौशल थोड़े लेकिन चलो जारी रखते हैं, मैं ध्यान दूंगी। निर्देशक ने पुष्टि की, ठीक है, हम थोड़ी देर बाद जारी रखेंगे। कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता था कि शालिनी जानबूझकर आर्या को परेशान कर रही थी। सपना चिंतित होकर बगल में खड़ी थी। क्या यह इसलिए है क्योंकि आर्या ने अभी जब वे मिले तो उसे पहले से नमस्ते न बड़ी ये कहा, यह अपनी शक्ति का प्रदर्शन बहुत ज्यादा है। बेचारी आर्या, यह इतना गर्म दिन है, उसे डाउन जैकेट पहननी है और एक कार के पीछे दौड़ना है। अगर उन्हें कुछ और बार दृश्य को फिर से लेना पड़ा तो उसे हीट स्ट्रोक हो सकता है। बगल में रोशनी चुपके से इसका मजा ले रही थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि आर्या ने शालिनी को कैसे नाराज किया था, लेकिन ऐसी शक्तिशाली हस्ती उस पर दबाव डाल रही थी। आर्या निश्चित रूप से एक मुश्किल समय में थी। टीम में हर कोई, यहाँ तक कि निर्देशक को भी, शालिनी के मूड का ध्यान रखना होगा। भले ही निर्देशक शालिनी के आर्या को परेशान करने के बारे में पूरी तरह से जानते थे, लेकिन वह असहाय थे। आखिरकार अर्जुन इसे और सहन नहीं कर सका और कहा, शालिनी, व्यक्तिगत मामलों के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करना आपकी रानी जैसी गरिमा को शोभा नहीं देता। अगर आपको कोई शिकायत है तो आपको मिस्टर शर्मा से बात करनी चाहिए। आर्या के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं है। शालिनी यह जानकर हैरान थी कि अर्जुन उनके रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। शालिनी ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, अगर तुम उसकी परवाह करते हो तो उसके लिए मत बोलो। मैं बहुत छोटी सोच वाली हूँ। तुम्हारी तरफ से एक शब्द उसे कुछ और बार दौड़वा सकता है। अर्जुन शालिनी के चरित्र को अच्छी तरह जानता था। उसका स्वभाव तेज था, लेकिन वह शायद ही कभी दूसरों के लिए चीजें मुश्किल बनाती था। बड़ी जो लोग उसे नाराज करते थे उन्हें वह एक ऐसे खाई में धकेल देती थी जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाते थे। उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि और शर्मा परिवार के समर्थन को देखते हुए कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। इस बार आर्या वाकई मुसीबत में थी। BTC आए। अध्याय 129। मिस्टर शर्मा सेट पर आए। शूटिंग एक बार फिर से शुरू हुई। पहले की तरह शालिनी हमेशा दृश्यों को दोबारा शूट करने के लिए बहाने बना लेती थी। निर्देशक ने शुरू में ब्रेक लेने की योजना बनाई थी, लेकिन शालिनी फिर भी शूटिंग जारी रखने पर जोर देती रही। आर्या डाउन जैकेट पहने हुए शूटिंग के लिए चलती हुई गाड़ी का पीछा करती रही। कुल मिलाकर वह 10 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ चुकी थी। उसके बाल कभी गीले होते, कभी सूख जाते, लेकिन आर्या लगातार बनी रही। अर्जुन ने आर्या की शूटिंग का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और विनय मल्होत्रा को भेज दिया, उनसे मदद की गुहार लगाए। इसे 2 बार देखने के बाद विनय मल्होत्रा ने वीडियो सीधे आर्यन शर्मा को भेज दिया। उस समय आर्यन शर्मा सत्यनारायण समूह की एक तिमाही रिपोर्ट बैठक में भाग ले रहे थे। सभी उच्च स्तरीय अधिकारी और शेयरधारक मौजूद थे। फिर भी आर्यन शर्मा ने अपना फोन पकड़ा हुआ था और बार बार उसी वीडियो को देख रहे थे। वह अचानक खड़े हो गए और घोषणा की, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। बैठक स्थगित की जाती है। फिर उन्होंने अपने विशेष सहायक फाजिल को बैठक के नोट्स संकलित करने का निर्देश दिया और उसे याद दिलाया, फाजिल, बैठक की सामग्री को संकलित करो और मेरे ईमेल पर भेज दो। ये कहकर आर्यन शर्मा उठे और बैठक कक्ष से चले गए। इससे शेयरधारक और अधिकारी भ्रमित होकर एक दूसरे को देखने लगे। CEO के रूप में वह एक काम करने वाले इंसान के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने कभी भी आधी बैठक नहीं छोड़ी थी, खासकर एक तिमाही रिपोर्ट बैठक के दौर आना जिसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। फाजिल भी उतना ही हैरान था। वह पूरी बैठक के दौरान CEO के बगल में खड़ा था। उसने ये भी देखा कि CEO के फ़ोन पर क्या था। ये सिर्फ एक युवा लड़की का वीडियो था जो चिलचिलाती गर्मी में डाउन जैकेट में दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गर्मी के कारण बेहोश होने वाली है। फिर भी जब CEO ने वीडियो देखा तो उनका चेहरा अचानक एक भयानक तरीके से काला पड़ गया, जिससे एक कसी हुई मुट्ठी का पता चला। CEO की प्रतिक्रिया वाकई हैरान करने वाली थी। लगभग आधे घंटे बाद आर्यन शर्मा एक विश्वविद्यालय पहुंचे। उस समय आर्या अपने 27वें दौड़ने वाले दृश्य की शूटिंग कर रही थी। आर्या जानती थी कि शालिनी चीजें मुश्किल बना रही थी, लेकिन अगर उसने खुले तौर पर शालिनी को चुनौती दी तो ये पूरी टीम के लिए मुसीबत ही लाएगा।
अब एकमात्र समाधान था कि शालिनी के पास पर्याप्त हो और वह उसे जाने देने का फैसला करे। हालांकि ये स्पष्ट था कि शालिनी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब आर्यन शर्मा पहुंचे तो उन्होंने पूरा दृश्य देखा। आर्या का चेहरा लाल हो गया था, जो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता था कि वह गर्मी से बेहोश होने वाली थी। आर्यन शर्मा सीधे निर्देशक की ओर चले। कट। निर्देशक ने एक बार फिर से ब्रेक के लिए पुकारा। एक छोटा सा ब्रेक लो। शालिनी, यहाँ आओ, निर्देशक ने पुकारा। शालिनी धीरे धीरे अपनी कार से निकली, अपने बालों को झटकते हुए। वह हमेशा की तरह आकर्षक और शानदार बनी हुई थी। तब तक आर्या लगभग अपने सहायक की बाहों में गिर रही थी। सपना, आर्या को सहारा देते हुए, ने कहा, आर्या, तुम ठीक हो? अगर तुम जारी नहीं रख सकती हो तो चलो निर्देशक से आज की शूटिंग रोकने के लिए कहते हैं। अगर यह जारी रहा तो तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। आर्या ने एक बोतल ठंडा पानी गटक लिया। एकमात्र कारण जिसकी वजह से उसने शालिनी को हेरफेर करने दिया वह यह था कि शालिनी केवल 3 दिनों के लिए उपलब्ध थी। अगर शालिनी परेशान होती तो वह कभी भी छोड़ सकती थी। हालांकि हर कोई शालिनी के व्यावसायिक मूल्य से अच्छी तरह से वाकिफ था। सिंड्रेला एक आधुनिक परी कथा नाटक था जिसमें ज्यादातर नए और अज्ञात कलाकार ऑडिशन से चुने गए थे। हालांकि उनके पास अर्जुन दृश्य को संभालने के लिए था, फिर भी बाद में बाजार का जोखिम काफी था। शालिनी की भागीदारी इस नाटक के लिए स्पष्ट रूप से एक जीवन रक्षक थी। यहां तक कि सिर्फ शुरुआती प्रचार के लिए उसके नाम का उपयोग करने से भी काफी ध्यान और चर्चा पैदा होगी। आर्या अपनी वजह से शालिनी को खोना नहीं चाहती थी। देखो, मिस्टर शर्मा यहाँ हैं। शालिनी दीदी आज ही टीम में शामिल हुई हैं और मिस्टर शर्मा पहले ही मिलने आ रहे हैं। अफवाहें सच होनी चाहिए, बगल में किसी ने हैरानी से कहा। रकीसी की नज़र उसी दिशा में गई। वाकई आर्यन शर्मा शालिनी के साथ बातचीत कर रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ असहमति थी। सहमत न हो पाने पर शालिनी मुड़ी और जाने लगी। हालांकि आर्यन शर्मा आगे बढ़े, सीधे उसकी बांह पकड़ी और उसे पास के आराम करने वाले कमरे में ले गए। भीड़ भ्रमित होकर देखती रही। मिस्टर शर्मा वाकई बॉयफ्रेंड मटीरियल हैं। जिस तरह से उन्होंने उसकी बांह पकड़ी वह दबंग और हैंडसम दोनों था। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा व्यक्ति उस दीवा को भी वश में कर सकता है। वाकई सराहनीय है। पता नहीं वे अंदर क्या कर रहे होंगे। क्या वे उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए आर्या शालिनी द्वारा इस तरह से परेशान किए जाने के लिए आभारी थी, क्योंकि उसके पास बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने की ऊर्जा नहीं थी और न ही दुखी महसूस करने की अतिरिक्त ताकत थी। अर्जुन पास आया, उदास होकर बोला, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। आर्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, इसे डाइटिंग समझो। अर्जुन ने देखा कि आर्या लगभग खुद पर हंस रही थी। हल्के से उसके सिर पर थपथपाया। तुम मूर्ख हो, जब तुम दुखी हो तो मुस्कुराना बंद करो। आर्या ने लगभग आधे घंटे आराम किया। उसके चारों ओर युवा अभिनेत्रियां पॉप्सिकल खाते हुए गपशप कर रही थीं, ज्यादातर शालिनी और आर्यन शर्मा के बारे में। आधे घंटे बाद शालिनी आखिरकार आराम करने वाले कमरे से बाहर निकली। किसी ने मजाक किया, 39 मिनट, मिस्टर शर्मा की सहनशक्ति खराब नहीं है। आर्या ने बेपरवाही से सोचा, उसकी सहनशक्ति इससे कहीं ज्यादा थी। उसने आज शायद कम प्रदर्शन किया होगा। आर्या को बहुत ज्यादा बुरा लगा। आर्यन शर्मा यहाँ क्यों आए? अपने पुनर्जीवित प्रेम संबंध का दिखावा करने के लिए। निर्देशक ने शूटिंग जारी रखने की घोषणा की। आर्या ने हर किसी की सहानुभूति भरी नज़र के तहत अपनी मोटी डाउन जैकेट फिर से पहनी। वह यातना जारी रखने के लिए तैयार थी, लेकिन आर्या को उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार इसे पार कर जाएगी। शालिनी भी बहुत सहयोगी थी। जब निर्देशक ने काम खत्म करने की घोषणा की तो हर किसी ने राहत की सांस ली। केवल आर्या को कुछ निराशा महसूस हुई। पास में सपना ने आह भरी, आर्या, तुम्हें अध्यक्ष शर्मा को धन्यवाद कहना चाहिए। रानी शालिनी शायद इसलिए तुम्हें परेशान कर रही थी क्योंकि वह खराब मूड में थी, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष शर्मा आए उन्होंने उसे खुश कर दिया। उनका आकर्षण वाकई असाधारण है। पास में एक छोटा कलाकार हंसा। अभी अभी वे इतनी देर तक आराम करने वाले कमरे में थे। मुझे लगता है कि रानी शालिनी की तुम्हें परेशान करने की इच्छा होने पर भी ऊर्जा नहीं होगी। लोग फिर से अस्पष्ट रूप से हंसने लगे। निर्देशक पास आए, ताली बजाई और कहा, आज का काम खत्म। हर किसी ने बहुत मेहनत की। मिस्टर शर्मा ने आज रात टीम को एक खुले में समुद्री भोजन की दावत के लिए आमंत्रित किया है। ये सुनकर हर कोई खुश हो गया और खुशी से कूदने लगा। टीम का जीवन उतना ग्लैमरस नहीं है जितना लोग कल्पना करते हैं। खासकर भोजन, वे बुनियादी बॉक्स भोजन होते हैं, सरल और कच्चे। अब जब उन्हें समुद्री भोजन की दावत खाने का मौका मिला है तो हर कोई स्वाभाविक रूप से रोमांचित था। बहुत से लोग तुरंत शालिनी के चारों ओर जमा हो गए। धन्यवाद, तारीफें और यहाँ तक कि बधाई की आवाज़ हवा में थी। अर्जुन आर्या के बगल में चला, आह भरी, और कहा, उसकी प्रेमिका ने दोपहर भर लोगों के एक समूह के साथ एक कुत्ते की तरह खेला और वह आते ही पूरी टीम को एक समुद्री भोजन की दावत के लिए आमंत्रित करता है।
लोगों का दिल जीतने का क्या तरीका है? आर्या दूर आर्यन शर्मा को घूर रही थी। आर्यन शर्मा ने भी आर्या की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, आर्या, अगर तुम आज रात के खाने में नहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बाहर खाने के लिए ले जा सकता हूँ। आर्या ने शांत होकर कहा, जब एक मुफ्त समुद्री भोजन की दावत हो तो क्यों ना खाएं? मैं न केवल खाऊंगी बल्कि मैं थोड़ा और भी खाऊंगी। ये भी पढ़ें, एक करोड़पति महिला ने दिखाया कि वह हर हफ्ते 14,40,000 रुपये कैसे कमाती है। BTCI अध्याय 131। उसके मन में उसके लिए अनुचित विचार थे। आर्या को लगा कि चूंकि आर्यन शर्मा उनके सामने अपने प्यार का दिखावा करना चाहते थे तो वह उन्हें पूरी तरह से दिखावा करने देगी। शायद एक बार जब वह संतुष्ट हो जाएंगे तो वह खुशी से तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे। आर्या अब और संघर्ष नहीं करना चाहती थी। शाम को एक ट्रक नाटक मंडली में चला गया। उससे ताजे समुद्री भोजन के डिब्बे उतारे गए। मंडली ने एक खुले में BBQ का भी इंतजाम किया। सपना इसे देखने के लिए दौड़ती हुई गई और वापस आकर चिल्लाई, हे भगवान, अध्यक्ष शर्मा ने वाकई बहुत पैसा खर्च किया है। ऑस्ट्रेलियाई लॉ बस्टर, एबालोन, कस्तूरी, पूरी टूना, वे सब डिब्बे में यहाँ लाए गए हैं। और मैंने सुना है कि उन्होंने एक मिशेलिन स्टार वाले रेस्तरां से एक पेशेवर शेफ को भी काम पर रखा है। आज रात हम वाकई दावत करने वाले हैं। दावत एक बड़े मैदान में आयोजित की गई थी। पहली नज़र में ये शानदार था। लंबी मेजें सफ़ेद मेज़पोश से ढकी हुई थीं जो एक फ्रेंच रेस्तरां की सजावट की याद दिलाती थी। एक BBQ जगह थी, एक मुख्य पकवान जगह थी और सभी प्रकार के पेय और लाल शराब मेजों पर आसानी से उपलब्ध थीं। मंडली के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठा हो गए, गा रहे थे और नाच रहे थे, बारबेक्यू और सीख पर खाना लगा रहे थे। यह एक जीवंत दृश्य था। हालांकि शालिनी और आर्यन शर्मा कहीं दिखाई नहीं दिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शालिनी अपनी उच्च हैसियत के साथ स्वाभाविक रूप से बाकी सभी के साथ नहीं घुलती मिलती। शायद अभी वह एक फैंसी पश्चिमी रेस्तरां में आर्यन शर्मा के साथ वायलिन की धुन सुनते हुए स्टेक का आनंद ले रही थी। मंडली की कुछ अभिनेत्रियां एक साथ इकट्ठा होकर समुद्री भोजन की दावत का आनंद ले रही थीं। युवा मिनी ने सी अर्चिन साशिमी का एक टुकड़ा खाया और तारीफ की, ये सबसे ताज़ा सी अर्चिन है जो मैंने कभी खाया है। आज हम शालिनी दीदी की वजह से वाकई भाग्यशाली हैं। मिस्टर शर्मा बहुत उदार हैं। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर शर्मा शालिनी दीदी से कब शादी करेंगे। मैं ये देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती कि उनकी शादी कितनी शानदार होगी। इस बीच रोशनी ने कटाक्ष किया, क्या तुमने पहले कभी अच्छा खाना नहीं खाया? तुम एक सी अर्चिन से जीत गई। इतनी महत्वाकांक्षी। रोशनी, तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो? रोशनी स्पष्ट रूप से अपनी निराशा व्यक्त कर रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उद्धरण चिन्ह। युवा मिनी भी इसे जाने नहीं दे पाए। रोशनी, तुम पूरे दोपहर इसलिए परेशान थी क्योंकि जब तुम मिस्टर शर्मा को नमस्ते कहने गई थी तो उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। रोशनी, तुम्हें मिस्टर शर्मा पर क्रश है ना? दुर्भाग्य से मिस्टर शर्मा शालिनी दीदी से शादी करने वाले हैं। रोशनी का रहस्य उजागर होने पर वह आग बबूला हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? और किसने कहा कि मिस्टर शर्मा निश्चित रूप से शालिनी से शादी करेंगे? ये सिर्फ अफवाहें हैं। दुनिया में हर कोई जानता है कि शालिनी खुद शादी का प्रस्ताव रखने गई थी। अब जब शालिनी आज पहले दिन टीम में शामिल हुई है तो आर्यन शर्मा ने पूरे समूह को रात के खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए इतनी बड़ी दावत का इंतजाम किया है। क्या ये स्पष्ट नहीं है? रोशनी, तुम्हारा एक अच्छा पिता है लेकिन शालिनी की तुलना में तुम में अभी भी बहुत कमी है। एक दिन मैं शालिनी से भी बड़ी दीवा बनूंगी। एक दिन आर्यन शर्मा के बगल में खड़ी होने वाली महिला मैं होऊंगी। तुम सब बस इंतजार करो और देखो, तुम सब हारी हुई हो जो कभी बड़ी नहीं बन पाओगी। ये कहकर रोशनी खड़ी हो गई और दूर चली गई। युवा मिनी रो पड़ी। वह वाकई बहुत अत्याचारी है। हर दिन सेट पर अपने पिता अमरनाथ का नाम इस्तेमाल करके अपनी धाक जमाती है। वह सिर्फ चौथी मुख्य भूमिका में है लेकिन वह मुख्य अभिनेत्री से भी ज्यादा बड़ी लगती है। हमें नौकरानियों की तरह मानती है, जैसे कि यह टीम उसका घर हो। बाकी सभी उसे शांत करने के लिए आगे आए। जाने दो, आखिरकार वह सितारा की वारिस है और उसकी माँ एक अनुभवी दीवा है। वह बचपन से ही बिगड़ रही है। हम ये बिना पृष्ठभूमि वाले लोग केवल सहन कर सकते हैं। जब तुम मशहूर हो जाओगी तो तुम्हें उसके चेहरे को और नहीं देखना पड़ेगा। आर्या ने हस्तक्षेप किए बिना बगल से उदासीनता से देखा। वर्तमान में सपना के अलावा उसके पास टीम में कोई दोस्त नहीं था। हर कोई रोशनी को शर्मा परिवार का पसंदीदा मानता था और जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखते हुए उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रोशनी ने अभी जो कहा उसने आर्या को थोड़ा चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोशनी को आर्यन शर्मा के लिए ऐसी भावनाएं होंगी। उसने सोचा कि अगर उसे आर्यन शर्मा के साथ उसकी संक्षिप्त शादी के बारे में पता चला तो रोशनी कैसी प्रतिक्रिया देगी। लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, है ना?
ये भी पढ़ें, एक करोड़पति महिला ने दिखाया कि वह हर हफ्ते 14,40,000 रुपये कैसे कमाती है। BTCI अध्याय 132 तुम दोनों वाकई बहुत परेशान करने वाले हो। अर्जुन भुने हुए अर्जेंटीना के लाल झींगों का ढेर लेकर आया और आर्या के सामने बैठ गया। अर्जुन ने एक झींगा छीलते हुए पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? इरादा? आर्या को सचमुच कोई अंदाजा नहीं था। तलाक का समझौता आर्यन शर्मा ने पहले ही फाड़ दिया था। अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हें वकील की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आर्या सचमुच नहीं चाहती थी कि बात वकीलों को रखने और अदालत जाने तक बढ़े। अगर ऐसा होता तो उनके रिश्ते का आखिरकार पर्दाफाश हो जाता। इसके अलावा आर्या को पूरी तरह से पता था कि आर्यन शर्मा इसे वहां तक नहीं जाने देंगे। वह शायद उनके पिछले रिश्ते को उससे भी ज्यादा छिपाए रखना चाहते थे। आर्या ने जवाब दिया, थोड़ा और इंतजार करते हैं। मुझे विश्वास है कि वह खुद ही इस रिश्ते को खत्म करने की पहल करेंगे। आखिरकार दो विवाह कानून के खिलाफ है। अर्जुन ने सिर हिलाया और एक छीला हुआ झींगा आर्या को दिया। आर्या ने माथे पर बल डाला, अर्जुन ऐसा मत करो। अर्जुन ने कहा, आर्यन शर्मा तुम्हें देख रहे हैं। आर्या तुरंत अकड़ गई। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अर्जुन द्वारा दिया गया झींगा लिया और उसे खा लिया। अर्जुन ने फिर एक डिस्पोजेबल दस्ताना पहना और मुस्कुराते हुए आर्या के गाल को प्यार से दबाया और धीरे से कहा, छोटी वारिस, तुम खाते समय बहुत प्यारी लगती हो। ये सब आर्यन शर्मा की आंखों में कैद हो गया। उनका चेहरा भावहीन रहा, लेकिन उनकी उंगलियां कस गईं। आर्या और अर्जुन ने थोड़ी देर तक छेड़छाड़ की, इससे पहले कि उसे अचानक ये दिलचस्प न लगे। वह इतनी बचकानी हरकतें क्यों कर रही थी? भले ही आर्यन शर्मा इसे देखें, क्या उन्हें परवाह होगी? वह शायद सोचेंगे कि वह सिर्फ एक जोकर का प्रदर्शन कर रही थी। तो जब अर्जुन ने एक बार फिर से उत्सुकता से झींगे का एक टुकड़ा आर्या के मुंह के सामने रखा तो वह खड़ी हो गई और बोली, अर्जुन, मेरा पेट भर गया है, मैं पहले जा रही हूँ। आर्या अकेली चली गई। जब वह अपने छात्रावास भवन में अकेली लौटी तो पार्टी बस शोरगुल कर रही थी। छात्रावास अब वाकई शांत था। मूल रूप से इस छात्रावास भवन को टीम ने स्कूल से किराए पर लिया था, जो अभिनेताओं के लिए समर्पित था। लगभग सभी अभिनेता अब खेल के मैदान पर सभा में भाग ले रहे थे। पूरा छात्रावास अंधेरा और शांत था। जैसे ही आर्या अंदर जाने वाली थी, उसने छात्रावास के सामने एक स्ट्रीट लैंप के नीचे एक काली आकृति को झुकते हुए देखा। आर्या को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह आर्यन शर्मा थे। आर्यन शर्मा यहाँ क्यों थे? हालांकि आर्या को जल्दी ही एहसास हुआ, शायद इसलिए कि उसने आज शालिनी को देखा था और आखिरकार चीज़ों को सुलझ आ लिया था। वह शायद उनके तलाक पर चर्चा करने आए थे। यह अच्छा होगा। आर्या ने पहल की और आर्यन शर्मा के पास गई। क्या झींगा स्वादिष्ट था? इससे पहले कि आर्या कुछ कह पाती, आर्यन शर्मा ने चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज़ धीमी और भारी थी, जैसे कि यह सीधे उनके सीने से आई हो, एक ठंडे व्यंग्य को लिए हुए जो स्वाभाविक रूप से लोगों को सुनने पर माथे पर बल डालने के लिए मजबूर करता था। आर्या ने भी एक मुस्कान जबरदस्ती निकाली। बेशक ये स्वादिष्ट था। इसे हवाई जहाज से यहाँ लाया गया था, ताज़ा लाल झींगा, जिसकी कीमत सैकड़ों अमेरिकी डॉलर थी। झींगा शानदार होना चाहिए था। मुझे आपकी उदारता के लिए मिस्टर शर्मा को धन्यवाद कहना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका स्वाद वह कारण नहीं था जिसकी वजह से तुम्हें ये पसंद आया, बल्कि यह मिस्टर अर्जुन थे जो तुम्हारे लिए झींगा छील रहे थे। तुम दोनों काफ़ी स्नेहपूर्ण थे। आर्या ने पलटवार किया। मिस्टर शर्मा और मिस शालिनी की तुलना में हम कहीं नहीं थे। दोनों की आंखें मिली। आर्यन शर्मा की नज़र ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर बढ़ता हुआ गुस्सा छिपा हुआ था। कुछ देर तक आर्या को घूरने के बाद आर्यन शर्मा ने कहा, जब यह इतना स्वादिष्ट था तो तुम और खाने के लिए क्यों नहीं रुकी? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? आर्या ने जवाब दिया, तो मिस्टर शर्मा का क्या? आप महिला छात्रावास भवन के प्रवेश द्वार पर क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? आर्यन शर्मा एक पल के लिए शांत रहे। हर शब्द जानबूझकर बोल रहे थे, मैं वाकई तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आर्या ने कहा, ओह, क्या अध्यक्ष शर्मा को अक्ल आ गई है और वह तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं? जैसे ही आर्या ने ये शब्द कहे, उसके चारों ओर एक ठंडी और गंभीर हवा महसूस की जा सकती थी। इन शब्दों को सुनकर आर्यन शर्मा की अभिव्यक्ति बदल गई। यह महिला, अब वह वाकई सिर्फ तलाक के बारे में बात करती है। वह कितनी अधीर होगी, एक और सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकती। वह कितनी बेसब्री से उसे हिलाकर, ईमानदारी से और उचित रूप से अर्जुन की बाहों में गिरना चाहती है। माहौल शांत हो गया। आर्या को अपने बैग में अपने फ़ोन को हल्का सा कंपन महसूस हुआ। इस पल वह निश्चित नहीं थी कि उसे कौन बुला रहा था। आर्या ने अपना बैग खोलना शुरू कर दिया, अपने फ़ोन को बाहर निकालने का इरादा रखती थी। आर्यन शर्मा के लिए यह दृश्य बहुत परिचित था। बस कुछ दिन पहले हवाई अड्डे पर उसे देखते ही आर्या ने अपने बैग से एक तलाक का समझौता निकाला और उसे उसकी ओर धकेल दिया, उससे हस्ताक्षर करने की मांग की।
उसका ठंडा और उदासीन स्वर, जैसे कि इसका उससे कोई लेना देना न हो। क्या वह हमेशा अपने साथ तलाक का समझौता रखती है? उससे मिलने का इंतजार करती है ताकि वह उसे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर सके। आर्या का हाथ, जो अपने फ़ोन के लिए पहुंच रहा था, अचानक आर्यन शर्मा ने पकड़ लिया। अगले ही पल आर्या ने खुद को एक स्ट्रीट लाइट के लोहे के खंभे के खिलाफ आर्यन शर्मा द्वारा दबा हुआ पाया। आर्या चौंक गई। आर्यन शर्मा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नाराज होकर आर्या ने चिल्लाया, क्योंकि उसने आर्यन शर्मा के डरावने, सख्त चेहरे से मिलने के लिए सिर उठाया। हर शब्द जो आर्यन शर्मा ने थूका, वह लगभग कसी हुई दांतों से मजबूर था। आर्या, ज्यादा आगे मत बढ़ो। उनकी आवाज़ को चरम पर दबा दिया गया था। उन्होंने अपने दांतों को पीसने की धमकी व्यक्त की। उनकी आंखें शाम के आसमान के नीचे एक महासागर की याद दिलाती थीं, जो शांत लगती थी लेकिन एक जंगली तूफान की क्षमता रखत बड़ी ही थी, जो कुछ भी निगल सकता था। आर्या आर्यन शर्मा से मजबूत गुस्सा महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह गुस्सा कहाँ से उत्पन्न हुआ था। उसने उसे भड़काने के लिए क्या किया? क्या इस दुनिया में कोई महिला उससे ज़्यादा समझदार हो सकती है? अगर यह कोई और होता तो वे कम से कम कुछ मुआवजे की मांग करते। आर्या ने बोलना शुरू किया, मिस्टर शर्मा, आपके ज़्यादा आगे बढ़ने का क्या मतलब है? हमारे तलाक के समझौते में साफ तौर पर कहा गया है कि मैं बिना कुछ लिए चली जाऊंगी। आप और क्या चाहते हैं? जब तक आप हस्ताक्षर करते हैं, हम सभी संबंधों को साफ साफ तोड़ सकते हैं। मैं आपसे दोबारा परेशान न करने का वादा करती हूँ और आपके जीवन में कोई परेशानी पैदा करने के लिए नहीं आऊंगी। अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तो कृपया मुझे बताएं आप और क्या चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अपने सामने की महिला को देखकर आर्यन शर्मा को उसे गला घोंटने की इच्छा महसूस हुई। वह बिना कुछ लिए चली जाएगी, उसके साथ थोड़ा सा भी संबंध नहीं रखना चाहती। वह संबंधों को साफ साफ तोड़ने की अपनी इच्छा को व्यक्त करने में कितनी वाकपटु थी। इससे पता चला कि वह वास्तव में कितनी उदासीन और अधीर थी। और उनकी शादी एक चिपचिपी मिठाई की तरह लग रही थी, जिसे वह बेसब्री से हिलाकर हटाना चाहती थी, बिना दूसरी नज़र डाले एक बदसूरत और शर्मनाक दृश्य पीछे छोड़ रही थी। तो फिर वह आर्यन शर्मा उसके लिए क्या मायने रखता है? एक पति के रूप में उसका उसके लिए क्या मूल्य है? आर्यन शर्मा की पकड़ आर्या की कलाई पर कसने लगी, जिससे आर्या दर्द में चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो आर्यन शर्मा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं ठीक ठाक क्या करना चाहता हूँ। अचानक आर्या ने अपनी पीठ में एक तेज दर्द महसूस किया। आर्यन शर्मा ने उसे लैंप पोस्ट के खिलाफ दबा दिया था और गुस्से में उसे चूमना शुरू कर दिया। आर्या सचमुच अवाक रह गई। एक पल के लिए उसका दिमाग खाली हो गया, पूरी तरह से अनजान कि क्या हो रहा था। आर्यन शर्मा का चुंबन, जो उन्होंने अतीत में साझा किया था, के विपरीत ये दबंग और लगभग दम घोंटने वाला था। ये भी पढ़ें, एक करोड़पति महिला ने दिखाया कि वह हर हफ्ते 14,40,000 रुपये कैसे कमाती है। BTCI अध्याय 134, एक बिस्तर दृश्य की शूटिंग। उसका मुंह, उसकी नाक की नोक, सब कुछ उसकी अनूठी ठंडी सुगंध से भर गया था, साथ ही शराब की हल्की सी महक भी। उसने शराब पी रखी थी। कोई आश्चर्य नहीं। अपनी पूरी ताकत से आर्या ने आर्यन शर्मा को दूर धकेल दिया, चिल्लाते हुए कहा, आर्यन शर्मा, तुम्हें क्या हुआ है? आर्यन शर्मा पीछे हट गए, अपने मुंह के कोने को छूते हुए जहां आर्या ने विरोध करते समय काट लिया था। उसके होठों पर खून का एक निशान दिखाई दिया। आर्यन शर्मा एक और कदम पीछे हट गए, उनका चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ गया। आर्या एक बिल्ली की तरह उस पर घूर रही थी, उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। आर्या ने अपने सामने के आदमी को देखा, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। आर्यन शर्मा अपने सामान्य अलग और दुनिया से परे व्यक्ति के पास लौटते हुए लग रहे थे। उनकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी थी। आर्या, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अर्जुन को उसकी जगह से गिरा सकता हूँ? आर्या को अपने दिल में एक ठंडक महसूस हुई। आर्यन शर्मा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मैं जो करता हूँ वह तुम्हारे रवैये पर निर्भर करता है आर्या। ऐसा कुछ मत करो जिससे मुझे जलन हो, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। इससे पहले कि आर्या फिर से जवाब दे पाती, आर्यन शर्मा पहले ही मुड़ चुके थे और चले गए थे। आर्या वहां खड़ी थी, हैरान, नाराज और भ्रमित। आर्यन शर्मा को क्या हुआ था? उन्होंने शालिनी से सुलह कर ली थी, फिर वह ऐसी अस्पष्ट बातें क्यों कह रहे थे? क्या वह अपनी मर्जी चलाना चाहते थे, भले ही उसे कोई आपत्ति न हो? क्या शालिनी उसकी मौजूदगी को सहन कर सकती थी? आर्या सचमुच इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा था, ये समझ नहीं पा रही थी। उसके बैग में फ़ोन फिर से कंपन करने लगा। आर्या ने जांच की और अर्जुन का एक मिस्ड कॉल देखा। आर्या बेचैन महसूस कर रही थी और उसने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन शूटिंग जारी रही। शालिनी अगले 3 दिनों के दृश्यों में थी। आर्या ने सोचा कि उसे पूरे समय प्रताड़ित किया जाएगा, लेकिन सौभाग्य से शालिनी ने जानबूझकर उसके लिए परेशानी पैदा नहीं की। शालिनी के लिए आखिरी दृश्य तीसरे दिन दोपहर में था, जो पूरे नाटक के भव्य समापन का भी दृश्य था।
पटकथा में अहाना और क्षितिज की शादी का वर्णन किया गया था, जिसमें उनके सभी दोस्त और परिवार शामिल थे। जोड़े को किमी से आशीर्वाद मिला। शादी के दृश्य की शूटिंग के लिए हर कोई दोपहर में रोया गिरजाघर गया। ये पहली बार था जब आर्या ने शादी का गाउन पहना था। एक आदमी का हाथ पकड़े हुए वेदी पर खड़ी थी। अर्जुन बेहद हैंडसम था, लगभग एक परी कथा के राजकुमार जैसा। शालिनी ने पूरी शूटिंग प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया और आर्यन शर्मा को भेज दिया। अंत में उसने आर्यन शर्मा को एक टेक्स्ट संदेश भेजा, तुम्हारी छोटी पत्नी का आज रात एक बिस्तर दृश्य है, क्या तुम देखने आना चाहते हो? वाकई आर्यन शर्मा उस रात जल्दी ही शर्मा विला वापस आ गए। पटकथा में एकमात्र बिस्तर दृश्य शर्मा विला में फिल्माया गया था। आर्या इस बिस्तर दृश्य के बारे में थोड़ी बेचैन थी। निर्देशक बगल में बैठे थे, उन्हें निर्देश दे रहे थे, तुम्हें भावुक होना है, समझे? क्षितिज का चरित्र इच्छा से भरा हुआ है और कुछ हद तक पशु जैसा है, जिसे दर्शक पसंद करते हैं। अहाना के चरित्र को शर्मीली से बेकाबू होने तक का संक्रमण दिखाना होगा। तुम्हें दर्शकों को उसके प्यार की गहराई दिखानी होगी। अर्जुन ने बगल में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि हम इस दृश्य में सुधार करें। उदाहरण के लिए, क्या मुख्य पुरुष और महिला को एक साथ स्नान करना चाहिए, ऐसा कुछ? उद्धरण चिन्ह। आर्या ने अर्जुन को घूर कर देखा। सिर्फ निर्देशक के निर्देशों को सुनकर आर्या का आधा चेहरा पहले ही लाल हो रहा था। ईमानदारी से, वह आर्यन के अलावा किसी भी पुरुष के साथ करीबी संपर्क के विचार से घृणा करती थी, भले ही वह पुरुष अर्जुन हो। बिस्तर दृश्य की शूटिंग के विचार ने आर्या को अनैच्छिक रूप से अकड़ दिया। लेकिन ये सब शूटिंग का हिस्सा था और एक अभिनेत्री के रूप में उसे पटकथा में दृश्यों को अपने निजी जीवन से स्पष्ट रूप से अलग करने की जरूरत थी। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया तो निर्देशक ने इशारा किया, एक्शन। दृश्य क्षितिज द्वारा अहाना को कमरे में ले जाने और उसे बिस्तर पर लिटाने के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद एक तेजी से भावुक चुंबन। रुको, दरवाजे से एक ठंडी पुरुष की आवाज़ गूंजी। जरूर, यहाँ उस कहानी का अनुवाद दिया गया है जिसमें भारतीय नाम और स्थानों का उपयोग किया गया है। अध्याय 135, आर्यन शर्मा बने बॉडी डबल। सब लोग आवाज़ की दिशा में मुड़ गए। आर्यन शर्मा दरवाजे पर ठंडे खड़े थे, उनके शांत अंदाज ने कमरे को कई डिग्री ठंडा कर दिया। सभी लोग हैरान थे, क्या मिस्टर शर्मा बहुत व्यस्त इंसान नहीं थे? फिर उन्हें हमेशा नाटक समूह की शूटिंग देखने के लिए समय कैसे मिल जाता था, खासकर तब जब इस दृश्य में शालिनी शामिल नहीं थी। शालिनी भी मौजूद थी, भले ही इस दृश्य में वह शामिल नहीं थी, वह शूटिंग की जगह पर थी, हर किसी की तरह देख रही थी। जब उसने आर्यन शर्मा को देखा तो शालिनी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह सच में आएंगे। सबकी निगाहों के सामने आर्यन शर्मा अंदर आए, आर्या के पास गए और ठंडे लहजे में बोले, अंतरंग दृश्यों की शूटिंग नहीं होगी, बॉडी डबल का इस्तेमाल करो। उस एक बयान ने पूरे कमरे को और भी शांत कर दिया। हर कोई सदमे में था। मिस्टर शर्मा आर्या को अंतरंग दृश्यों की शूटिंग करने से रोक रहे थे। ये बहुत बड़ी खबर थी। मिस्टर शर्मा क्यों नहीं चाहते थे कि आर्या अंतरंग दृश्यों की शूटिंग करे और उनके बीच क्या रिश्ता था? इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मशहूर शालिनी मौजूद थी। मिस्टर शर्मा ने शालिनी के सामने दूसरी महिला को अंतरंग दृश्यों की शूटिंग करने से रोकने की हिम्मत की, उनकी भावनाओं की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए। सबकी आंखें शालिनी पर थीं, जो उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। आर्या को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या आर्यन शर्मा पागल हो गए थे? इतने सारे लोगों के सामने उसके मामलों की परवाह करना, क्या उन्हें गलतफहमी का डर नहीं था? अर्जुन, जो आर्या के बगल में खड़ा था, ने वही सवाल पूछा जो हर किसी के मन में था, मिस्टर शर्मा, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? आपका आर्या के साथ क्या रिश्ता है कि आपको ये भी नियंत्रित करने का अधिकार है कि वह कौन से दृश्य शूट कर सकती है? आर्यन शर्मा ने अर्जुन को ठंडी नज़र से देखा, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा क्या रिश्ता है। दूसरी ओर, मिस्टर अर्जुन, इससे पहले कि आप किसी की लड़की को चुराने की कोशिश करें, आपको अपनी क्षमताओं को मापना चाहिए। निर्देशक भी आए, क्योंकि वह भी स्थिति के बारे में अनिश्चित थे। अर्जुन ने सीधे निर्देशक को संबोधित किया, निर्देशक, अगर एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं शूटिंग करने से इनकार करता हूं। आप लोग जिसे चाहें उसे चुन सकते हैं। निर्देशक ने असहाय होकर आर्यन शर्मा की ओर देखा, मिस्टर शर्मा, बात यह है कि आर्या का बॉडी डबल फिलहाल सेट पर नहीं है, ये स्थिति काफ़ी परेशानी वाली है। हालांकि मिस्टर शर्मा का टीम से ज्यादा लेना देना नहीं था, वह इस प्रोजेक्ट के मुख्य निवेशक थे। आर्यन शर्मा बोले, किसने कहा कि महिला बॉडी डबल का इस्तेमाल करना है? मैं मिस्टर अर्जुन के दृश्यों को बॉडी डबल से बदलने के बारे में बात कर रहा था। यहां तक कि निर्देशक भी चौंक गए। इससे पहले विनय मल्होत्रा ने आर्या के लिए एक बॉडी डबल ढूंढा था, लेकिन अर्जुन के पास एक भी नहीं था। निर्देशक ने माथे पर बल डाला, अर्जुन की जगह कौन ले सकता है? बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन शर्मा ने एक शब्द बोला, मैं। आर्या भी चौंक गई। क्या हो रहा था? हर कोई समान रूप से भ्रमित था। लेकिन अब एक बात साफ थी,
आर्या और मिस्टर शर्मा के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से साधारण नहीं था। जैसे ही अजीबपन अपने चरम पर पहुंचा, विनय मल्होत्रा ने प्रवेश किया। वास्तव में वह आर्यन शर्मा के साथ आए थे। वह दरवाजे पर खड़े थे, इस नाटकीय दृश्य का आनंद ले रहे थे। एक निर्माता के रूप में विनय मल्होत्रा का यहाँ महत्वपूर्ण प्रभाव था। विनय मल्होत्रा पास आए, निर्देशक के कान में कुछ फुसफुसाया। निर्देशक की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अर्जुन को अनिच्छा से विनय मल्होत्रा द्वारा बाहर ले जाया गया, लेकिन निर्देशक ने अप्रत्याशित रूप से अपना हाथ हिलाया और कहा, शूटिंग जारी रखो। सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस जाओ। सब लोग हक्का बक्का खड़े थे। पुरुष नायक चला गया था तो शूटिंग करने के लिए क्या था। निर्देशक ने फिर कहा, मिस्टर शर्मा अर्जुन की जगह लेंगे, चलो शुरू करते हैं। आर्या उलझन में थी, क्या चल रहा था। क्यों आर्यन शर्मा, सत्यनारायण कंपनी के प्रभावशाली सीईओ, एक बॉडी डबल बनने के लिए फिल्म सेट पर आए थे, और एक अंतरंग दृश्य के लिए इससे कम नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन शर्मा को वाकई शालिनी के ईर्ष्या करने का डर नहीं था। जब आर्यन शर्मा अपने कपड़े बदल रहे थे, आर्या ने अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुनी। आर्या और अध्यक्ष शर्मा के बीच क्या चल रहा है। क्या मिस्टर शर्मा शालिनी दीदी से शादी करने वाले नहीं हैं। फिर वह शालिनी के सामने आर्या के साथ एक बिस्तर दृश्य की शूटिंग क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था कि आर्या की मुख्य अभिनेत्री की भूमिका पहले से चुनी गई थी, जिसे एक शक्तिशाली प्रायोजक का समर्थन प्राप्त था। ऐसा लगता है कि वह प्रायोजक मिस्टर शर्मा हैं। कौन सोचता कि शांत आर्या ऐसी होगी। रोशनी ने भी उस दिन का दृश्य देखा। उसने सोचा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। उसे शक था कि आर्या और आर्यन शर्मा का चक्कर चल रहा है। उसने ये कल्पना नहीं की थी कि यह सच होगा। उसने नहीं सोचा था कि आर्या जैसा कोई व्यक्ति एक बाहरी महिला के रूप में भी इतनी उच्च हैसियत वाले पुरुष के लिए जाएगा। तो उसकी सारी मर्यादा एक नाटक थी। आर्यन शर्मा ने कपड़े बदल लिए थे और बाहर आ गए थे। निर्देशक ने दृश्य समझाया। वास्तव में क्योंकि उन्होंने एक बॉडी डबल पर स्विच किया था, शूटिंग की योजना पहले से पूरी तरह से बदल गई थी। आर्या की हर हरकत ध्यान का केंद्र बन गई थी, और आर्यन शर्मा शुरुआत से अंत तक केवल पीछे से दिखाई देंगे। जैसे ही उसने आर्यन शर्मा को धीरे धीरे आते हुए देखा, आर्या ने उसे घूर कर देखा। क्या यह आदमी वाकई नहीं जानता कि उसने क्या किया है और उसके आज के कामों से उसे क्या परेशानी होगी। लेकिन आर्यन शर्मा ने आर्या की घूरती हुई नज़र को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने लापरवाही से अपनी भौहें भी उठाईं। इतने लंबे समय तक आर्यन शर्मा के साथ रहने के बाद आर्या जानती थी कि यह आदमी अच्छे मूड में था। क्या मजाक है, वह सब कुछ होने के बाद भी अच्छे मूड में है। पटकथा के अनुसार आर्यन शर्मा को अचानक आर्या को उठाना था, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, और उसे राजकुमार शैल बड़ी में उठाना था। आर्यन शर्मा आगे बढ़े और बिना किसी हिचकिचाहट के आर्या को उठा लिया। आर्या अभी तक तैयार नहीं थी, चिल्लाए, लेकिन अनैच्छिक रूप से अपनी बाहें आर्यन शर्मा की गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। निर्देशक ने पुकारा, एक्शन। उद्धरण चिन्ह। आर्यन शर्मा आर्या को पकड़े हुए बिस्तर की ओर चले। कुछ ही कदम चलने के बाद निर्देशक ने कट पुकारा, आर्या तुम्हारी अभिव्यक्ति गलत है। ज्यादा भावुक हो, तुम क्यों लग रही हो कि तुम एक साथ आत्महत्या करने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। आर्या वाकई इस आदमी के साथ मरना चाहती थी ताकि उसे आने वाली गपशप का सामना न करना पड़े। लेकिन आर्या शूटिंग में देरी नहीं करना चाहती थी। आर्या ने अपना रवैया ठीक किया। आर्यन शर्मा ने एक बार फिर आर्या को उठाया, बिस्तर के बगल में चले, उसे नीचे रखा, अपनी टाई खोली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अभी जैसे ही उन्होंने चुंबन दृश्य किया, उनके जबरदस्त दबंग अंदाज ने कमरे में मौजूद सभी महिलाओं को लगभग जोर से चीखने पर मजबूर कर दिया। वह वाकई अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और आकर्षक थे। हर कोई खुद को वह व्यक्ति होने की कामना कर रहा था जो बिस्तर पर उनके द्वारा जबरदस्ती किया जा रहा था। यह उपन्यासों में अक्सर दिखाए जाने वाले दबंग सीईओ की याद दिलाता था, लेकिन वह वाकई असल जिंदगी में एक दबंग मालिक हैं। शराब की वजह से आर्या को अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था। सपना पहले ही पास आ गई थी। आर्या के डगमगाते शरीर को सहारा देते हुए और चिंता से पूछ रही थी, आर्या तुम ठीक हो। उद्धरण चिन्ह। आर्या ने सिर हिलाया। निर्देशक मॉनिटर पर दृश्य देख रहे थे और तारीफ किए बिना नहीं रह सके। आर्या इस दृश्य में तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल सही थी। तुम्हारी गहरी और प्यारी निगाहें शानदार ढंग से चित्रित की गई थीं। चुंबन दृश्य भी विशेष रूप से स्वाभाविक लगा। कोई अजीबपन नहीं था। ये स्वाभाविक कैसे नहीं हो सकता। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उन्होंने पहले कितनी बार चुंबन किया है। क्योंकि शाम को एक और शॉट था, इसलिए आर्या टीम के साथ वापस चली गई। रास्ते में पूरी तरह से चुप्पी थी। युवा मिनी खुद को रोक नहीं पाए और उसने पूछा, आर्या तुम्हारा अध्यक्ष शर्मा के साथ सच में क्या रिश्ता है। आर्या को जवाब देना नहीं आता था। फैज़ के सब कुछ गड़बड़ करने के बाद कई चीजें बदल गई थीं।
वह शुरू में सिर्फ शांति से अपना तलाक खत्म करना चाहती थी और ऐसा व्यवहार करना चाहती थी जैसे कि वह उस आदम बड़ी ई को कभी नहीं जानती थी। लेकिन अब, और आर्या नहीं जानती थी कि चीज़ें कैसे विकसित होने वाली थीं, उसे लगा कि शालिनी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। कोई जवाब नहीं सोच पाने पर आर्या ने चक्कर आने का नाटक करने का फैसला किया और सपना के कंधे पर झुक गई। मेरा सिर दुख रहा है। उद्धरण चिन्ह। सपना ने जल्दी से कहा, तुम लोग आर्या को थोड़ी देर आराम करने दो। आर्या शराब नहीं संभाल सकती और वह शायद अब नशे में है। रोशनी ने बगल से ताना मारा, मुझे लगता है कि तुम आर्यन शर्मा के चुंबन के नशे में हो आर्या। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो, किसी और की रखेल बन रही हो। क्या तब छोटे मुझे नहीं पता कि शालिनी और आर्यन शर्मा शादी करने वाले हैं? क्या तुम वह नहीं थी जिसने कहा था कि उन दोनों के बारे में केवल एक अफवाह चल रही थी? आर्या ने पलटवार किया। रोशनी के शब्द गले में अटक गए लेकिन उसने अभी भी अपनी दुश्मनी बनाए रखी। आर्या, आर्यन शर्मा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अनजान बनने की कोशिश मत करो और हमें मूर्ख मत समझो। हार मानकर आर्या ने बोल दिया, वह मेरे पति हैं। ठीक है। कार में मौजूद हर कोई अचानक शांत हो गया। रोशनी चौंक गई, फिर वह अविश्वसनीय हंसी में फूट पड़ी। आर्या, तुम दिन में सपने देख रही होगी। अगर आर्यन शर्मा तुम्हारे पति हैं तो मैं मोती महल की छत से कूद जाऊंगी। रोशनी ने तिरस्कारपूर्वक हंसा। ज्यादा से ज्यादा आर्या आर्यन शर्मा की गुप्त प्रेमिका थी और उसने तो यहाँ तक दावा करने की हिम्मत की कि वह उनकी पत्नी थी। आर्यन शर्मा जैसा पुरुष, यहाँ तक कि शालिनी भी उनके लिए काफ़ी अच्छी नहीं थी, वह आर्या से शादी कैसे कर सकते थे? बाकी लोग भी यकीन नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आर्या नशे में बकवास कर रही थी। आर्या को अचानक लगा, क्यों छिपाना है? वैसे भी, भले ही वह दुनिया को बताए कि उसकी आर्यन शर्मा से शादी हो चुकी है, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, है ना? उस रात का दृश्य ठीक नहीं रहा, क्योंकि अर्जुन गायब हो गया था। आर्या ने उसे फ़ोन किया लेकिन अर्जुन ने नहीं उठाया। आर्या छात्रावास में अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसका दिमाग आर्यन शर्मा के विचारों से भरा हुआ था। ऊपर के बंक से सपना ने कई बार नीचे झांका जैसे कि वह बोलने के लिए बेचैन हो। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो बस पूछो, आर्या आखिरकार बोली। सपना ने आखिरकार पूछा, आर्या, तुम्हारा मिस्टर शर्मा के साथ क्या रिश्ता है? आर्या ने जवाब दिया, अगर मैं कहूं कि हमारी शादी हो चुकी है तो क्या तुम विश्वास करोगी? हाँ। अब आर्या की बारी थी चौंकने की। क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि जिस तरह से मिस्टर शर्मा तुम्हें देखते हैं वह अलग है। मैं इसे कैसे कहूँ, इसमें बहुत प्यार शामिल है। आर्यन शर्मा उसे प्यार से देखते हैं। उसने ये कभी नहीं सोचा था। सपना अचानक और भी ज्यादा उत्सुक हो गई और आर्या के बंक में रेंग कर आई, तो तुम्हारी वाकई मिस्टर शर्मा से शादी हो चुकी है? लेकिन फिर भी ऐसी अफवाहें क्यों हैं कि मिस्टर शर्मा और शालिनी शादी कर रहे हैं? आर्या ने आह भरी, हमारी वाकई शादी हो चुकी है, लेकिन हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। सपना हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है? आर्या मुड़ी, जिस इंसान को वह पसंद करते हैं वह मैं नहीं हूँ, मैं तो बस उनके लिए एक मरहम हूँ। सपना शायद स्थिति का अंदाज़ा लगा सकती थी। सिंड्रेला और राजकुमार की प्रेम कहानी में हमेशा एक राजकुमारी होती है जो राजकुमार की स्वाभाविक जोड़ी होती है। आर्या की हालत देखकर सपना ने और कोई सवाल नहीं पूछा। आर्या का फ़ोन बजने लगा। वास्तव में आर्यन शर्मा का फ़ोन था। आर्या एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने जवाब दिया। आर्यन शर्मा की गहरी, मोहक आवाज़ आई, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए हो? उद्धरण चिन्ह। आर्या ने जवाब दिया, मैं वापस नहीं आ रही हूँ, कल सुबह मेरा एक काम है। आर्यन शर्मा का स्वर हल्का और उदासीन था, तुमने आज रात घर आने का वादा किया था। मैंने आपसे ऐसा वादा कब किया? आर्यन शर्मा का स्वर ऊंचा हुआ, क्या तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत है? उद्धरण चिन्ह। आर्या तुरंत शर्मा गई। बेशक, उसे याद है। आर्या बड़बड़ाई, मैं वापस नहीं जाना चाहती। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लेने आऊं? नहीं, तो आधे घंटे के भीतर दिख जाओ। ये कहकर आर्यन शर्मा ने पहले ही फ़ोन काट दिया था। आर्या बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वह उठी और उसने अपने जूते पहने। सपना ने पूछा, आर्या, इतनी देर रात कहाँ जा रही हो? आर्या ने आह भरी, एक बूढ़े आदमी को पीटने जा रही हूँ। सपना। बेशक, आर्या में आर्यन शर्मा को पीटने की हिम्मत नहीं थी। वह आज्ञाकारी रूप से शर्मा विला गई। शर्मा विला में खूब रोशनी थी। जैसे ही आर्या सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, किसी ने बलपूर्वक उसकी बाँह पकड़ ली। जब वह मुड़ी, अगले ही सेकंड उसे दीवार से धकेल दिया गया। चुंबनों की बौछार बारिश की तरह हुई। परिचित स्वाद ने आर्या के दिमाग को खाली कर दिया। उसके सामने एक शैतानी रूप से हैंडसम चेहरा था। दूसरे कहते हैं कि आर्यन शर्मा एक ठंडे और अलग थलग रहने वाले इंसान हैं। उनकी बर्फीली आंखों की एक झलक किसी के भी दिल की धड़कन को तेज कर सकती है। लेकिन सच कहूं तो आर्यन शर्मा भावुक होने पर और भी ज्यादा आकर्षक होते हैं। एक हाथ दीवार पर और दूसरा आर्या की गर्दन पर, उसे अपनी बाहों में कैद किए हुए आर्यन शर्मा दबंग और कोमल दोनों थे।
आर्यन शर्मा के चुंबन कौशल सबसे बेहतरीन थे। आर्या, एक नौसिखिया, कुछ ही समय में अभिभूत हो गई। वह जल्दी से बेसुध और भ्रमित हो गई। अंत में आर्यन शर्मा ने बस आर्या को बगल से उठाया और अपने पैर से बेडरूम का दरवाज़ा धकेलकर खोल दिया। जब उसकी पीठ बिस्तर से टकराई तो आर्या अचानक होश में आई। प्रयास से उसने आर्यन शर्मा को एक तरफ धकेला। अवरुद्ध आदमी ने नाराज़गी से शिकायत की, इतनी देर हो गई है, तुम मुझे चुंबन क्यों नहीं करने दे सकती हो? आर्या ने कहा, आर्यन शर्मा, अगर तुम्हें कुछ जैविक ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरत है तो किसी और महिला को ढूंढो, मेरे पास मत आओ। आर्या भी नाराज़ थी। क्या वह सिर्फ उसके लिए अपनी इच्छाओं को बाहर निकालने का एक साधन है? जब वह घर आए तो उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा और सबसे पहला काम उन्होंने किया। लेकिन आर्यन शर्मा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। किसी और महिला को ढूंढूं? आर्या, तुम क्या कह रही हो? आर्या ने तेजी से पलटवार किया, मैं इंसानी भाषा बोल रही हूँ आर्यन शर्मा। मुझे नहीं पता कि पुरुष कैसे सोचते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, कई चीज़ें एक रात साथ बिताने से हल नहीं हो सकती हैं। बाद में अजीबपन से बचने के लिए हमारे लिए अभी दूरी बनाए रखना बेहतर है। आर्यन शर्मा पहले ही सीधे बैठ चुके थे। उनकी आंखों में वासना धीरे धीरे फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक अथाह ठंडक आ गई। क्या अर्जुन वाकई इतना अच्छा है? क्या तुमने मुझसे तलाक लेने का पक्का मन बना लिया है? आर्या अवाक रह गई। यह नहीं जानती थी कि विषय इतनी तेजी से कैसे बदल गया। लेकिन इसका अर्जुन से क्या लेना देना है? उनके बीच का मुद्दा कभी अर्जुन के बारे में नहीं था। आर्यन शर्मा हमेशा ध्यान भटकाते हैं।